अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में सियासी ख़बरें इतनी ज़्यादा होती हैं कि हम एक आम आदमी के मसाइल को अक्सर औक़ात नज़रअंदाज कर जाते हैं और उसके लिए हमें अल्लाह से भी माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि आजकल लोगों के साथ जितनी बड़ी मुश्किल है, मुझे लगता है कि हमारे सारे टीवी चैनल्स को सब कुछ छोड़ के सिर्फ़ एक आम आदमी के मसाइल के ऊपर ही तवज्जो रखनी चाहिए। आटा लेते हुए लाइनों के अंदर अमवात का सिलसिला ना ख़त्म होने वाला है और मुसलसल रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर कोई एक अपडेट हमारे पास आती है। किसी मुल्क के एक कोने गोशे से पता चलता है कि कतार में 2 बंदे शहीद हो गए हैं, कहीं पता चलता है कि लोग कुचले गए हैं, किसी के बाजू टूट गए हैं, किसी के कपड़े फट गए। तो शहबाज शरीफ साहब ये जो शोबदाबाजी करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं फ्री आटा की, मैं इसके लिए इससे भी सख्त अल्फाज हूँ तो उसको इस्तेमाल करना चाहूँगा। ये दुरुस्त नहीं है। या तो कीमतों पर कंट्रोल करें, या दूसरा तरीका यह है कि आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए कैश सब्सिडीज़ जो दे रहे हैं उसमें इजाफ़ा करें। लोग अपनी मर्ज़ी से जाके जहाँ चाहे आटा ख़रीद लें। 2 चोरी की ज़रिए हैं पाकिस्तान के अंदर। सबसे बड़ा ज़रिया इस वक्त यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन है, जहाँ हम लोगों को रुसवा करते हैं कि यहाँ आपको सस्ती दालें, सस्ता घी, सस्ता आटा मिलेगा। वो आधे से ज़्यादा पैसा चुराया जा रहा है। तो यूटिलिटी स्टोर्स को कल सुबह मारे ताला, और ये जो सस्ता आटा देकर आप तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, ये पैसा भी वो BISP के ज़रिए लोगों में तकसीम करें, उसका नेट बढ़ा दें। उसका नेट बढ़ाकर लोगों को इतना पैसा दे दें कि वो अपनी मनपसंद जगह से जाएं और आटे की बोरी ख़रीद कर इज़्ज़त के साथ घर में बच्चों को रोटी खिला लें। ये जो फ्री आटा के नाम के ऊपर हम रोज़ाना जाने ले रहे हैं ना और लोगों की बेइज्जती कर रहे हैं, रमज़ान के महीने में कम से कम सारे अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानते हुए तौबा कर लें। हमारी सबसे बड़ी जो इस वक्त नाकामी है वो पाकिस्तान के बड़े हैं। वो फ़ौज का जर्नैल हो, वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, वो पार्लियामेंट में बैठा वज़ीर आज़म हो, वो अपोजिशन लीडर इमरान खान हो, सबको अपनी कुर्सी और अपनी दुकान चमकानी है। उसको पाकिस्तान या पाकिस्तानी अवाम की फ़िक्र नहीं है। इन्हीं पाकिस्तानियों के ऊपर आप सारे जज भी हैं, आप प्राइम मिनिस्टर भी हैं, आप किसी बड़ी सियासी जमात के सरबराह बन के इमरान खान भी हैं, आप फ़ौज के जनरल भी हैं। ये अवाम नहीं है तो आप नहीं हैं। तो इनको इतना मत ज़लील करें कि कल कोई आपको कच्चा खा जाए। यही कुछ ही होगा। वो इकबाल का एक शेर है कि जिस खेत से दहकां को मुयस्सर ना हो रोज़ी, उस खेत का हर खोशाए गंदम को जला दो। मैं अल्फाज हो सकता है इसके आगे पीछे कर गया हूँ, लेकिन ये जो सूरत हाल है पाकिस्तान में, ये हर खोशाए गंदम को जलाने वाली सूरत हाल पैदा हो गई है। तो कुछ खौफ खुदा करें, अल्लाह से माफ़ी मांग लें। अपनी कुर्सियाँ, गाड़ियाँ आपकी चलती रहेंगी, आपके दफ्तर के AC भी चलते रहेंगे, लेकिन इन लोगों को मत रुसवा करें। बहुत तकलीफ सूरत हाल है, ये बर्दाश्त से बाहर है जो कुछ लोगों के साथ हो रहा है। और कुछ और भी ऐसी सूरत हाल है जो मैं कई दिनों से वार्न कर रहा हूँ कि ये जो अदारों के अंदर तसादुम है, हम एम्प्लॉयन की तरफ जा रहे हैं, इंटरनल एम्प्लॉयन, जिसमें किसी इंडिया को हमारे ऊपर हमला करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। किसी CIA को अपने एजेंट पाकिस्तान में छोड़ने नहीं पड़ेंगे कि हम आपस में कैसे इसको पाकिस्तान को फ़तह करने के लिए वो आएंगे। हम एक दूसरे का गला काटने के लिए खुद ही काफ़ी होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बाज़ ऐसे फ़ैसले किए हैं पिछले चंद महीनों में, जिसको एटलीस्ट 63A के मामले में मैं यही कहूँगा कि मावराए आइन फ़ैसला था। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने एक जर्नैल को 3 साल आइन अमेंड करने के लिए जनरल परवेज़ मुशर्रफ को इजाज़त दे दी। पता नहीं कौन से कानून के तहत वो फ़ैसला किया था। एक हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने रियाज मलिक की बैरियर टाउन कराची का केस सुनते हुए 460 अरब में उस सारी ज़मीन के कब्ज़े को जायज़ करार दे दिया था। ये प्ली बारगेन मेरी अक्ल में किसी दुनिया के कानून में जायज़ नहीं थी, लेकिन हो गई। बरतानिया ने पाकिस्तान से लूटी हुई दौलत, चुराई हुई 200 मिलियन पाउंड पाकिस्तान को वापस किया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने वो उसको उठा के प्लेट में रख के तोहफे में दे दिया और उसने जाके वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पाकिस्तानी लोगों के चुराए हुए पैसे को कबूल कर लिया। सबकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। ये जो भाषण देने के लिए कि मीडिया ये कर रहा है, पाकिस्तानी अवाम ये कर रहे हैं, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को नज़र नहीं था आया ये पैसा पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स का पैसा है, या उस वक्त फ़ौज की किसी एजेंसी को पता नहीं था चला कि ये पैसा कहाँ से आया है। और वज़ीर आज़म इमरान खान, जिन्होंने रियासत मदीना कायम करनी थी, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी कि वो 200 मिलियन पाउंड कहाँ से आया था। पट्टी इसलिए बंद गई थी कि उसके एवज़ में 400-500 कनाल ज़मीन मिल गई थी अलकादर यूनिवर्सिटी के नाम के ऊपर। हम पाकिस्तान के साथ अगर यही खिलवाड़ करेंगे ना तो फिर बचने का कोई तरीका नहीं है। शहबाज शरीफ अपने केस माफ़ करवाने आए थे, मैं बहुत कन्विंस हूँ इस मामले में। वो पाकिस्तान बचाने कोई नहीं जाए और उनकी अनपॉपुलैरिटी हर आते दिन के साथ बढ़ती जा रही है और पाकिस्तान आगे नहीं चल रहा। इन हालात में क्या इलेक्शंस हो सकते हैं? मेरे ख्याल में 3-4 माह के अंदर अगर सियासी क़ुव्वतें इत्तफ़ाक़ राय कर लें तो जुलाई, अगस्त, सितंबर किसी भी दिन में तारीख तय करके इंतखाबात करवा लें, क्योंकि अभी हम इकनॉमिकली कोलैप्स कर चुके हैं। लोगों के पास रोटी नहीं है, भूखे मर रहे हैं।
तो अगर ये लड़ लेंगे आपस में तो लड़के तो ना इमरान जीतेगा तो ना शहबाज शरीफ जीतेगा, फिर कुछ और ही होगा जो हमारे काबू से बाहर हो जाएगा। तो कुछ खौफ खुदा करें, पाकिस्तान को बचाने की तदबीर करें। आज सुप्रीम कोर्ट के सामने केस है, मैं उसकी तरफ भी आऊँगा, और पार्लियामेंट के जो कुछ इस वक्त इजलास की कुव्वत है हमारे पास, वो मालूम है कि इनके पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। एक बड़े अरसे से पाकिस्तान में बहस होती है और पाकिस्तान के जितने नामवर वकला हैं, इवन हामिद खान पब्लिकली इसके ऊपर कह चुके हैं, जस्टिस फायज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठ के सवाल उठा चुके हैं, और गुज़श्ता रोज़ जस्टिस मंदोखेल ने और जस्टिस मंसूर अली शाह ने 27 सफ़ात के अंदर लिख के हमें वो बातें बता दी हैं जो बहुत से काबिल लोग बड़े तवील अरसे से इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन मेरे सामने सवाल ये है कि क्या मौजूदा पार्लियामेंट इस काबिल है कि क्या ये चीज़ें कर सकती है। काबीना ने या हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सुओ मोटो पावर्स लेने का इख्तियार है उसको रेगुलेट किया जाएगा। मैंने कल प्रोग्राम में भी कहा था ये किसी कानून के ताबे होना चाहिए, फ़र्द वाहिद का इख्तियार नहीं होना चाहिए कि उसका जो दिल आए वो कर ले, और नहीं दिल आए तो 10 बंदे मिसिंग पर्सन हो जाए बलोचिस्तान से, वो किसी को ख्याल नहीं आए। एक MNA अगर किसी ट्राइबल एरिया फाटा एरिया का वो पिछली इस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं था, वो सालों साल जेल में सड़ता रहा, उसके ऊपर किसी को ख्याल नहीं आया कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कर लें, ये किसी कानून के ताबे होनी चाहिए। तो अभी हमारे पास जो इतलात ये हैं कि वफाकी काबीना ने अदालती इस्लाहात से मुतल्लिक एक मसवदा कानून जो है उसको मंजूर किया है, वो कॉपी हमारे पास है, हम स्क्रीन पर डालते हैं आपको। आज खुद नोटिस का मामला 3 सीनियर मोस्ट जजेस देखेंगे। इस वक्त की सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के ऊपर सबसे बड़ा इतराज़ ये है, और ये जायज़ इतराज़ है, मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें कोई कंटेम्प्ट है, कि सीनियर मोस्ट जजेस बड़े जो सबसे सेंसिटिव नौइयत के केसेस होते हैं उसमें सीनियर मोस्ट जजेस नहीं होते, और ख़ास तौर पर सियासी नौइयत के मुकदमात में एक मखसूस नौइयत का बेंच बनता है जिसको PMLN बार बार क्वेश्चन कर रही है। तो ये चीज़ पब्लिकली अगर डिस्कस हो रही है तो देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग अबाउट इट। हर एक उस केस के अंदर एक मखसूस जज क्यों नज़र आए, ये एक मेरे सामने बहुत बड़ा सवाल है, इसको अदलिया को एड्रेस करना चाहिए। अदालत के हर जज के ऊपर हमें आंखें बंद करके भरोसा रखना है, और वही जज हमें सज़ाए मौत दे दे तो सज़ाए मौत के फंदे पे बंदा झूल जाता है उसके किए हुए फ़ैसले के ऊपर। तो वो अपना ये हिसाब रखे कि उसने अल्लाह को जवाब देना है, उसके किए हुए फ़ैसले से पाकिस्तान की तकदीर किसी इंसान की ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला होता है, वो उसका किरदार अपना क्वेश्चनेबल नहीं हो सकता। आज खुद नोटिस का मामला 3 सीनियर मोस्ट जजेस देखेंगे। आज खुद नोटिस के ख़िलाफ़ अपील का हक़ होगा, अभी अपील का हक़ नहीं है, और 30 दिन में अपील दायर हो सकेगी। 14 रोज़ में अपील की समाअत के लिए मुकर्रर किया जा सकेगा। बिल कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद सेनेट में पेश किया जाएगा। अब इसके अंदर एक कैच है, बहुत बड़ा कैच ये है कि ये आइन का आर्टिकल है 191, और 191 के नीचे रूल्स कौमी असम्बली ने तो उसके बनाए नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने रूल सारे बनाए हुए खुद इसके। क्या कौमी असम्बली या सेनेट के पास किए हुए किसी कानून को सुप्रीम कोर्ट इस वक्त मान लेगी या इसको स्ट्राइक डाउन कर देगी? ये इंस्टीट्यूशनल क्लैश है और ये मामला सीधे तरीके से आगे नहीं बढ़ेगा। ये कुछ ऐसी सूरत हाल है कि जहाँ बहुत कुछ टूटेगा फिर शायद कुछ बेहतरी की शक्ल बने, सीधे तरीके से आगे बढ़ता नज़र नहीं आता। जो इलेक्शंस का केस है जिसमें कल हमने वो 27-28 सफ़ात पढ़े थे, उसके ऊपर आज मज़ीद आगे क्या डेवलपमेंट है वो भी आपको बताता हूँ, फिर मेहमानों की तरफ आते हैं। बताया गया अदालत को कि इलेक्शन के लिए तो बजट ही नहीं है, तो जजों ने कहा कि हमारी तनख्वाहें काट के इसके लिए पैसे बना लें, इलेक्शन के लिए पूरे बजट की ज़रूरत ही नहीं है। 20 अरब के लिए कट हमारी तनख्वाहों पर भी लगाया जा सकता है। मुल्क मुआशी बहरान से गुजर रहा है जिससे नज़र नहीं चुराई जा सकती, चीफ जस्टिस कह रहे हैं। बहरान से निमटने के लिए कुर्बानी देना होगी, 5% तनख्वाह काटने से इलेक्शन का खर्चा निकल सकता है। ये कहना आसान है, करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि आपको फ़ौज चाहिए और फ़ौज लगानी है पूरे पाकिस्तान में आपने, उसके अखराजात हैं, वो कैसे होंगे? वज़ारत दाखिला ने सिक्योरिटी देनी है, वो ही कर रही है। फाइनेंस मिनिस्ट्री से तो आप 10-20 अरब ले लेंगे, बाकी काम बहुत मुश्किल है। ये जो अगली ऑब्जर्वेशन है ये एक डिफ़ाइनिंग मोमेंट पाकिस्तान की मेरा ख्याल है तारीख़ में आने वाला है, और इसमें बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किलात पैदा होने वाली हैं। अगली इसकी लाइन ये है कि मुल्क में एमरजेंसी लगाकर ही इलेक्शन को मुलतवी किया जा सकता है, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा। सवाल ये था कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ऐसी कोई पावर्स हैं, कोई इंतखाबात को खुद 8 अक्टूबर तक मुलतवी कर दे? मेरे ख्याल में ऐसी कोई पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास नहीं है। आइन कहता है 90 रोज़, और ये बिल्कुल वाज़े क्लैरिटी के साथ आइन के अंदर 90 रोज़ लिखा हुआ है, इससे भी भागना मुमकिन नहीं है। अब ये जो चीफ जस्टिस साहब ने ये जो लाइन बोली है, ये लाइन बहुत वज़नी लाइन है। एमरजेंसी के अंदर फंडामेंटल राइट्स जो है वो सस्पेंड हो जाते हैं, और फंडामेंटल राइट्स ना सिर्फ सस्पेंड होते हैं बल्कि जो मुद्दत होती है कौमी असम्बली की उसको 1 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है।
अब 2-3 ऑप्शन जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं उसकी रोशनी में सामने नज़र आती हैं। या तो इस एमरजेंसी वाली आर्टिकल 232 है आई थिंक, उसको इन्फोर्स कर लें, और उसकी सब क्लॉज 6 है जो असम्बली की मुद्दत बढ़ाने की प्रोविजंस पैदा करती है। ये एक हिस्सा है इसका। दूसरा हिस्सा यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी की तरह शहबाज शरीफ को तलब कर ले कौमी असम्बली में, और वो बोले कि हमने ऑर्डर दिया था, ऑर्डर के ऊपर आपने अमल दरामद क्यों नहीं किया। टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट कितने 22-24 सेकंड उनको खड़ा किया था, 5 साल की नहली हो गई थी। तो या शहबाज शरीफ साहब की कुर्बानी जो है ना नून लीग दे दे, इनको कुर्बान कर दे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, तो फिर उनको एक कुर्बानी भी मिल जाएगी कि हमने कुर्बानी दे दी है। इसके अलावा मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आता, सीधा रास्ता कोई नहीं है, टेढ़ा रास्ता है जिसमें कुछ टूटेगा तो आगे जाएगा। या इमरजेंसी लगा लें, फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दें, उसमें फिर और कुव्वतें जो हैं वो अपनी ताकत इस्तेमाल करेंगी, या शहबाज शरीफ साहब को कंटेम्प्ट में सुप्रीम कोर्ट तलब कर ले और इनको नाअहल करार दे दे, फिर कोई रास्ता निकलेगा। सादा रास्ता कोई नहीं है इस मामले के अंदर, ये मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ आपको कह रहा हूँ कि सादा रास्ता नहीं है, खौफनाक सूरत हाल है, एक्सप्लोसिव। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि लैपटॉप स्कीम में आप 10 अरब दे रहे हैं, उससे निकाल लें। ये असल में जब ना करवाना हो तो उसके हीले बहाने बहुत हैं। ना दहशत गर्दी है 2008 और 13 की तरह कहें कि दहशत गर्दी बहुत हो गई, झूठ होगी बात। इकनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ बेपनाह है, 98 के न्यूक्लियर टेस्ट से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। लेकिन क्या इंतखाबात के लिए 20-30 अरब नहीं निकाले जा सकते? मेरे ख्याल में निकाले जा सकते हैं, लेकिन ख़तरा क्या है? ख़तरा यह है कि आपको दोस्त मुल्कों ने जो पैसे देने हैं वो दिए नहीं, IMF का प्रोग्राम रुका हुआ है। अगर आप इसी तरह लिम्बो में 2-3 महीने और रहेंगे तो आप डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, और डिफ़ॉल्ट की इम्प्लीकेशन शायद अभी इमरान को पता नहीं है या किसी बाकी लोगों को पता नहीं है। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि मैं बड़े प्रेशर में इनको गिरा के हुकूमत बना लूँगा। डिफ़ॉल्ट एक पेनफुल रियलिटी है जिसमें से गुजरते हुए जो लोग अभी रोटियों की खातर जाने गंवा रहे हैं, बाकी मुल्क भी उसी रोटियों लेने की खातर जाने गंवा रहा होगा। वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो ये सूरत हाल है, मुझे मालूम नहीं है कि इसका हल कौन देगा। एक माजी के अंदर इस्टेब्लिशमेंट इंटरवेंशन करके साथ बिठा देती थी, APS के बाद उन्होंने साथ बिठाया था, जुडिशरी के लिए ज़रिए रास्ता निकलाता था, या कोई ज़माना था नवाबज़ादा नसरुल्लाह टाइप पॉलिटिशियन थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो सियासतदानों को इकट्ठा करके बिठा देते थे। अभी ये तीनों सूरतें ग्राउंड पे तो एग्जिस्ट नहीं करती कि ऊपर से अल्लाह रमज़ान का महीना किसी की दुआ सुन के कोई रास्ता निकाल दे तो निकालते, सूरत हाल अच्छी नहीं है। जो हमारे साथ आज शुरका हैं प्रोग्राम में, अज़मा बुखारी हैं PMLN, बिलाल महबूब साहब हैं पिलडेट से, और साहिबजादा हामिद रज़ा हैं चेयरमैन है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। अहमद बिलाल महबूब साहब, आपको क्या लगता है, हम किसी शरीफाना तरीके से हल की तरफ बढ़ने वाले, महज़ब कौम की तरह, या लड़ भिड़ के सर फाड़ के किसी तरफ जाने वाले, क्या करने वाले? बज़ाहिर तो कोई आसार नहीं है कि हम महज़ब लोगों की तरह कोई आपस में सेटल करके निगोशिएट करके किसी नतीजे पे पहुंच के कोई इत्तफाक राय पैदा कर लेंगे। ऐसे कोई आसार दूर दूर तक नज़र नहीं आते। बज़ाहिर तो यही लगता है कि ये इस वक्त एक दूसरे से खौफ का आलम भी बहुत तारी है। हर पार्टी ये समझती है कि या तो मेरी एग्जिस्टेंस होगी या दूसरी पार्टी की होगी, वो आ गई तो मेरी एग्जिस्टेंस नहीं होगी, और मैं आ गया तो मैं दूसरे को एग्जिस्ट ही करने दूंगा। ये जो अपनी बका का खौफ है, ये किसी सेटलमेंट की तरफ जाने का मौका नहीं दे रहा उन्हें, और उसके नतीजे में वो गुफ्तगू भी नहीं कर रहे, और उसके नतीजे में कोई इस मुल्क के लिए भी कोई अच्छा रास्ता नहीं निकल रहा। क्योंकि हर तरफ जो है वो पहले एक पार्टी धमकी दिया करती थी कि हम आ गए तो हम आपको ये करेंगे या वो करेंगे, और दूसरी पार्टी को मालूम है कि पहले भी इस पार्टी ने ये किया था तो अब भी उससे बुरा करेगी, और अब दूसरी पहली पार्टी को ये ख्याल है कि ये दूसरी पार्टी जो है ये अब इससे इंतकाम लेगी पूरी तरह, क्योंकि मैंने इनके साथ क्या किया हुआ है। तो इन हालात में जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है वो ऐसी नहीं है जिससे कोई एतमाद पैदा होता हो, जिसके नतीजे में लोग ये बैठ जाएं और गुफ्तगू कर सकें। जितनी ज़्यादा ये बदज़बानी करेंगे एक दूसरे के साथ, उतने एक दूसरे के साथ बैठ के बात करने के इम्कानात मज़ीद मुश्किल से मुश्किल तर होते चले जाएंगे, और बात किए बगैर ये मुमकिन नहीं है। आपने तफसील से जो बताया कि जो मीडिएट करने वाली कुव्वतें हैं वो अब मौजूद नहीं हैं। अब ये खुद ही को बलोगत का मुजाहरा करें और ये कर लें। ये जो ख्वाहिश है ना कि हम दूसरे को पछाड़ के हम ये मैदान फतह कर लेंगे, ये जमहूरियत में पछाड़ा नहीं जाता, जमहूरियत में दूसरे के साथ को एग्जिस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे वो कहते हैं वो दूसरा तो चोर है, वो डाकू है, वो गद्दार है, को एग्जिस्ट करने का सवाल ही नहीं है। तो अब या तो हम उसे पछाड़ेंगे
या फिर ये है कि हम लड़ेंगे। इस सूरत हाल में मुझे तो नहीं नजर आता कि कोई महज़ब तरीके से कोई रास्ता निकल रहा हो। अज़मा, आप बताइएगा, आप तो हुकूमत में हैं, हुकूमत ने राह दिखानी होती है, सबसे बड़ा बोझ इस वक्त आपके कांधों के ऊपर है, कैसे आगे चलेंगे? लड़ें भिड़ेंगे, क्या करेंगे? शुक्रिया मलिक साहब। देखिए, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी पॉलिसी स्टेटमेंट दिया है नेशनल असम्बली के अंदर। हम अभी हुकूमत में हैं, लेकिन इससे पहले जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे और हम अपोजिशन में थे, कौन सा लम्हा था जब हमने उनके साथ बैठकर जो है वो बात करने की कोशिश नहीं की? फैटफ की बात हो, वो जब स्ट्राइक्स हुई थी पाकिस्तान पर उसकी बात हो, कोविड की बात हो, उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त के थे इमरान खान साहब, वो जो है वो ऊपर से आया करते थे बेंच के उधर से, कि मुझे किसी से सलाम दुआ न लेनी पड़े। मुझे वो, आपको पता है कि वो शहबाज शरीफ साहब को लेटर लिखा करते थे जो एज अपोजिशन लीडर, उसमें शहबाज शरीफ का नाम नहीं लिखते थे, उनका नाम लिखना और वो जो है वो करना पसंद नहीं करते थे। अब भी उनका वही आलम है, और अब भी वो जो है वो मतलब खुद के ऊपर इतने इतने बड़े इल्ज़ामात हैं, खुद के ऊपर इतने इतने बड़े केसेस हैं। बोला था बात है, उनको शाम से पहले ज़मानत मिल जाती है, वो कभी किसी केस के अंदर अभी तक शामिल तफ्तीश नहीं हुए, लेकिन वो दूसरों को भी चोर डाकू कहते हुए थकते नहीं हैं। अभी भी वो जो है वो दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाने से वो थकते नहीं हैं। और अब जो पाकिस्तान के हालात हैं, क्या इसके अंदर पिछले 4 साल का कोई रोल नहीं है? क्या इमरान खान साहब जब आए थे उनके अपने वजीर ख़जाना के स्टेटमेंट्स निकालिए, जिस पर कई दफ़ा हम बात कर चुके हैं। शौकत तरीन जो है उनके आखिरी वजीर ख़जाना थे, वो आखिरी साल में थे। उससे पहले उन्होंने आते ही कहा, उन्होंने कहा मेरे आने से पहले कोई पॉलिसी नहीं थी, और पाकिस्तान के साथ जो IMF का मुआहदा है, जिसके ऊपर अभी भी आपने दुरुस्त कहा, हम नाक की लकीरें निकाल रहे हैं एज ए रियासत, क्योंकि इमरान खान साहब ने उसको फ्लाउट किया था। इसलिए अब कोई हमसे बात करने के लिए, हमारी बात पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है, और पाकिस्तान के मौशी हालात बिल्कुल दुरुस्त नहीं हैं। लेकिन इसमें सवाल फिर ये पैदा होता है कि क्या मैं ये कर दो तो ठीक है, वरना मैं चढ़ दौड़ूंगा। क्या ये तरीकाकार दुरुस्त है मलिक साहब? क्या इस तरह से रियासतें चलती हैं? क्या इस तरह से धमकी देकर आप जो है वो एक गुंडागर्दी के जरिए अपनी बातें अज़मा बीबी अभी राना सनाउल्लाह जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, उनका एक स्टेटमेंट था, तो मुझे लगा कि उन्होंने वो राह बता दी है जिसका ख़तरा है हमें, और वो राह शायद वही आगे आने वाले दिनों में हमें एक दूसरे से बरसरे पे कार करेगी। उन्होंने कहा या हम नहीं तो या वो नहीं, ये वाली सूरत हाल थी। ये सूरत हाल कभी कोई जमहूरी हुकूमत नहीं अफोर्ड कर सकती, या हम नहीं या वो नहीं। देखिए, ये वो इस पूरी बात को सुने ना जो उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है उसने पूरी कोशिश की हमें नीस्तो नाबूद करने की, और अब भी उनका जुमला ये था कि अब भी अगर वो ये समझता है कि वो हमें जो है वो ख़त्म कर देगा तो ऐसा नहीं होता। दूसरा, उन्होंने सियासी आदमी है, उन्होंने सियासी तौर पर ख़त्म करने की बात की। उन्होंने ये, अल्लाह माफ़ी दे, ये मैं आपको अभी उनकी स्टेटमेंट सुनाता हूं। उन्होंने आज का स्टेटमेंट भी चलाइए ना। बहरहाल एक खौफनाक सूरत हाल है। साहिबजादा हामिद रज़ा साहब, आप अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त साथ हैं, तो तहरीक इंसाफ की जितनी पॉपुलैरिटी है, उसका पॉपुलैरिटी का भी उतना ही बोझ होता है। इमरान खान सवाए सड़कों के ऊपर शोर मचाने के, अगर बातचीत वाला रास्ता अपना लें तो रास्ता निकल आएगा। हो सकता है इलेक्शन 3 माह बाद भी हो तो इमरान खान जीत जाए, लेकिन जो रास्ता वो अपना रहे हैं उसमें हम सड़कों के ऊपर फसाद दे सकते हैं, मुल्क में अमन नहीं देख सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। देखें, जितना भी आपने इंट्रो दिया, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को आपने बहुत अच्छे तरीके से सम अप कर दिया। मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए कि हमारे यहाँ जो लोकल पंचायती सिस्टम है, जिसकी जो मेरे ज़ाती ख्याल में हमारे जुडिशल सिस्टम से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि उसका जो इसकी रिज़ल्ट रेशो है वो कहीं ज़्यादा है हमारे सो कॉल्ड ये जुडिशल सिस्टम से, और ये बड़े हाई जुडिशल सिस्टम से और उन चीज़ों से। उस पंचायती निज़ाम के अंदर एक तरीक़ाकार होता है कि जब हर 2 फ़रीक़ैन को सामने बिठाया जाता है तो माजी की किसी बात को डिस्कस नहीं किया जाता। अगर आप माजी में एक दूसरे के ज़ात के ऊपर या एक दूसरे की पार्टी के अंदर कीड़े निकालने शुरू करेंगे तो फिर इसका कोई हल नहीं निकलेगा। वो कहते हैं कि देयर इज़ ऑलवेज़ अ बिगिनिंग। आपने माजी को दफन करके एक नई बिगनिंग शुरू करनी होती है। मैंने आपके बेतहाशा प्रोग्राम्स में ये कहा कि जब भी इमरान खान साहब ने इनिशिएटिव लिया, देखिए उन्होंने आज भी एक बात कही कि मैं किसी भी APC में जाने के लिए तैयार हूँ जो पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से निकाल सके। मसला ये
है कि जो हॉक्स हैं, जो जिस वक्त भी कोई एक अच्छी बात होने की कोशिश होती है, जिस तरह इमरान खान साहब ने की, उसके रिस्पांस में प्राइम मिनिस्टर साहब ने सेनेट के अंदर जो गुफ्तगू की, मैं उसे अप्रिशिएट करता हूँ। वो उस वक्त नेगोशिएशन की तरफ महसूस हो रहा था कि चीज़ें बढ़ेंगी, लेकिन फिर जब हॉक साहब के आते हैं और राना सनाउल्लाह साहब की जिस किस्म के बयानात हमारे सामने आते हैं, उसके बाद फिर दूसरी साइड से भी उसको उसी तरीके से जब रिस्पॉन्ड किया जाता है तो वो आपकी जो बाहमी रवादारी की फ़िज़ा है वो ख़राब हो जाती है। अच्छा, अब एक और चीज़ है, ये जो राना सनाउल्लाह साहब ने बयान दिया, पाकिस्तान के अंदर और सर रवादारी नाम की चीज़ इमरान खान के पास नहीं है। माजरत के साथ मैं 20-22 साल से मैंने उनके कुछ सैकड़ों इंटरव्यूज़ किए, मैं उनके बहुत करीब से उनसे बातें की हैं। रवादारी उनके पास नहीं है। अगर आप कहें कि रवादारी है, सियासत के अंदर आपने बदतरीन मुखालिफ के लिए भी आप रवादारी रखते हैं। उन्होंने खुद को सबसे ज़्यादा अल्लाह अरफा रियासत मदीना कायम करने वाला और बाकी सब को चोर डाकू कह दिया हुआ है। यहीं से वो पोलराइजेशन इस माशरे में आ गई है कि हम दो सगे भाई साथ बैठ के बात नहीं कर सकते। ये पोलराइजेशन आ गई है। अगर आप आंखें चुरा रहे हैं तो आप झूठ कह रहे हैं। रमज़ान का महीना है, हमें सच बोलना चाहिए। हमने इस माशरे को विदासर अगेंस्ट अस कर दिया, इसके अलावा हमने इस माशरे में कुछ नहीं छोड़ा। मुझे अगर आप जवाब देने दें, हमें बिल्कुल सच बोलना चाहिए। तो फिर सच ये भी है कि आसफ अली जरदारी को गिरबान से पकड़कर लाड़काना में मियाँ शहबाज साहब ने घसीटना था। सच यही है कि पंखे लेके मीनारे पाकिस्तान पर हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ पंखियाँ मियाँ शहबाज शरीफ साहब ही जलते थे। सच यही है कि डॉन लीग्स के अंदर काला कोट पहन के मियाँ नवाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले गए। सच ये भी है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की करैक्टर असैसिनेशन मुस्लिम लीग नून ही करती रही है। तो एक फर्द को आपने मिसाल दी, हमारी 80s आपने जिनका नाम लिया उसका अंजाम क्या हुआ? 11 साल आसफ अली जरदारी जेल में रहे, उसके बाद नवाज शरीफ जेल में रहे। दोनों की हुकूमतें वक्त से पहले टूट गई, मुल्क में मार्शल लॉ लग गया। तो ये अगर वो 11 साल जेल में रहे हैं तो ये मियां तो पाकिस्तान, जनाब देखिए मेरी अर्ज़ सुने नदीम साहब, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जेल में रहना, मैं कभी भी इसकी सपोर्ट नहीं करता। पॉलिटिकल मूव के अंदर पॉलिटिकल पर्चा होती है सेकेंडरी थिंग, लेकिन वो 5, 7, 10 दिन के अंदर सेटल हो जाता है। लेकिन जो गुज़श्ता 1 साल से जिन लोगों को उठा उठा के टॉर्चर किया गया है, 140 के करीब पर्चे कर दिए गए हैं यार नदीम साहब, जिस बहीमाना तरीके से लोगों को उठाया गया, तो ये लोग भी तो फिर सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना, ये भी तो उसका नतीजा भुगत रहे हैं। मैं बात ब्रेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी की गलती ज्यादा होती है, किसी की गलती होती है, लेकिन लेट्स फॉरगेट अबाउट द पास्ट। हम क्यों अच्छे तरीके से बैठकर एक नई बिगनिंग नहीं कर सकते? हमें बारी है। लेकिन आपने जो जुमला कहा है यहाँ पे, मैं ब्रेक में जाने से पहले, हसन न्याजी है, अजहर मिशवानी है और जितने इनके पॉलिटिकल वर्कर्स हैं जिनको उठाया गया है और जगह जगह घुमाया जा रहा है। हसन को पहले बलूचिस्तान ले गए थे, अब कराची ले गए। वो भांजा इमरान खान का, उसका एक्टिविस्ट है। अजहर मिशवानी उसका ये जो सोशल मीडिया पे उनके बच्चे सारा दिन काम करते हैं उनमें से एक है। ये काम दुरुस्त नहीं है, ये फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी है, ये जुल्म है, उनको रिहा किया जाना चाहिए। अगर कोई मुल्क का लॉ ऑफ द लैंड ब्रेक करता है तो उसका एक तरीका कार है केस रजिस्टर करने का, वो बंदा गायब नहीं हो सकता। और किसी को मारना दौरान हिरासत, ये टॉर्चर इन कस्टडी ग्लोबली एक जुल्म है, क्राइम है, इससे हमें गुरेज करनी है। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ और तवक्को रखता हूँ कि जितनी सियासी कुव्वतें पार्लिमान के अंदर हैं वो इस गलती का तदारुक करें, वो इसका हिस्सा बन के पता नहीं क्या कर रहे हैं। कल को नून लीग के लड़कों के साथ ये कुछ हो रहा था, मैं उसकी आवाज़ उठाता था। आज जो नून वाले हुकूमत में बैठे हैं, आज यही काम PTI वालों के साथ हो रहा है। तो कुछ अल्लाह को हाजिर नाजर जान के माफ़ी मांग लें। शहबाज शरीफ की हुकूमत ज़्यादा दिन नहीं रहनी, 4 ही दिन रहनी है, तो कल आपके लड़कों के साथ ये कुछ हो रहा होगा। ब्रेक लेते हैं जी, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। बहुत से इदारे ऐसे हैं जिनको सियासत के अंदर वजह तनाज़ा नहीं बनना चाहिए। माजी के अंदर जब मिलिट्री इंटरवेंशन होती हैं तो आर्मी चीफ़ के ऊपर तनकीद होती है, और जब किसी ने इक़्तिदार पे कब्ज़ा किया हो, मुशर्रफ ने, ज़िया ने, उनके ऊपर तनकीद जायज़ होती है कि उसने आइन शिकनी की। या एक अरेंजमेंट हाइब्रिड रजीम वाला था पिछले 4 साल, जिसमें जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और इमरान खान एक ऐसा निज़ाम चला रहे थे जिसने पाकिस्तान की वो चूल्हें हिला दी हैं। अभी तक हम संभलने के काबिल नहीं हैं। लेकिन जो नया आर्मी चीफ़ है, इसके ऊपर ये बोझ नहीं है कि ना ये किसी को लाया था, ना इसने किसी को घर भेजा। तो इसके ऊपर जो तनकीद है उसकी सिर्फ़ एक सबब है, वो तनकीद यह है कि ये एक ख़ास जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को जो सियासी फ़वाइद दरकार हैं वो डिलीवर क्यों नहीं कर रहा। और ये टोटली नाजायज़ तनकीद है जिससे हम फ़ौज को इंटरनली कमज़ोर कर रहे हैं। फ़ौज के अंदर तकसीम अगर डालनी है तो आपको मुड़ के वो अरब स्प्रिंग वाले ममालिक की तरफ एक नज़र डाल लेनी चाहिए कि इराक़ के साथ क्या हुआ, बाकी ममालिक के साथ क्या हुआ। तो अगर तो उस तरह का सिनारियो को पाकिस्तान में पैदा करने की ख्वाहिश रखता है
तो फिर तो पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता, अदरवाइज़ इससे गुरेज करना चाहिए। फ़ौज को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, वो आइन शिकनी है, जुल्म है, पाकिस्तान दुश्मनी है। लेकिन आर्मी चीफ़ को बिला वजह घसीटना सियासत के अंदर, उसे बुरे अलकाबात से पुकारना, उस पर मीम बना के चलाना, वो भी पाकिस्तान दुश्मनी है। सुनवाइएगा आज प्राइम मिनिस्टर ने उस पर क्या कहा। जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तानी फ़ौज का सिपा सलार और जनरल साहिर को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बनाया जाए। ये दोनों फैसले 100% मेरिट पर थे। सबसे सीनियर मोस्ट आसिम मुनीर हैं और उसके बाद जनरल साहिर सिपा सलार जो हैं, वो मैंने पहले भी बता चुका हूँ, वो हाफ़िज़ कुरान भी हैं। और आज PTI की जो ट्रोल्स लंदन में जिस तरह की वाशियाना और बदतरीन गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं हमारी अफवाज की लीडरशिप के ऊपर, जनाब स्पीकर, ये कभी 75 साल में इस तरह का कुछ सोच नहीं सकता था। इससे पहले कि देर हो जाए हमें इसके ऊपर एक ठोस लाएमल इख्तियार करना होगा। मैं इस पे एक दरख्वास्त करूँगा कि इस पे वफाकी हुकूमत कोई कानून बनाए, उसकी शायद ज़रूरत नहीं है। उससे ज़्यादा ज़रूरी इस बात की है कि पिछले 3.5 साल ये जो सोशल मीडिया के अस्करियत पसंद हैं, इसकी तरबियत गाह कौन था, कौन तरबियत दे रहा था, तरबियत गाह थी कहाँ पर। अगर फ़ौज इंटरनली इसके ऊपर एक अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस चला ले तो आइंदा से ये हमें ये जो अस्करियत पसंद है सोशल मीडिया के ऊपर, जो फ़ौज के अपने सरबराह कोई बुरा भला कहने पे सारा दिन लगे हुए हैं, हम उससे निकल जाएंगे। थोड़ा बहुत इसके ऊपर हमें सोल सर्चिंग की ज़रूरत है, इदारों को भी। दूसरा स्टेटमेंट जो प्राइम मिनिस्टर ने आज किताब के अंदर कहा, वो नई कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहा कि फ़ैसला 4-3 का है कि 2-3 का, दिखाइएगा। कल अदालत उज़्मा के 2 ऑनरेबल जजेस का फैसला है और ये फैसला जनाब स्पीकर जो अनाउंस किया है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने और जस्टिस जमाल खान मदोखेल साहब ने, फैसला जो इस मामले में जो लिया गया वो 4-3 से है, यानी 4 जजेस ने हक में फैसला दिया है, 3 जजेस ने खिलाफ दिया। ये 3-2 नहीं है या 5-2 नहीं है। ये वक्त की अशद ज़रूरत है कि आज हम यहाँ पर बैठें, इस हालत में आपकी इजाज़त से हम अपनी मारूज़ात आपके सामने पेश करें, मुशावरत करें और जो कल फैसला जो आया है उस हवाले से ये ऐवान क्या कानून साजी कर सकता है। अज़मा, आप तो वकील भी हैं और कानूनी मामलात पे बहुत अच्छी राय दे सकती हैं। क्या 191 आर्टिकल के नीचे जो सुप्रीम कोर्ट को अपने रूल्स बनाने का इख्तियार है, उसको किसी सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन से कौमी असम्बली ख़त्म कर सकती? शुक्रिया मलिक साहब। देखिए, ये एक अलग से बिल है जिसका जो है वो रेगुलेशन समथिंग बिल का नाम भी है। सो ये 184(3) जो है वो एक आइनी ज़ाहिर है, वो एक उसका आर्टिकल है आइन पाकिस्तान का। उसके अंदर तो 2/3 मेजॉरिटी से ही सिर्फ तरमीम हो सकती है, लेकिन जो उसके नीचे प्रोसीजर क्या होगा वो वक्त की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। पहली तो बात यह है कि ये आप कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। मैटर ये कर रहा है कि जो हम सब कह रहे थे वही बात अब सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो खुद कह रहे हैं। कल जो डिसीजन दिया मंदोखेल साहब ने और जो मंसूर अली शाह साहब ने, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने तो मंसूर अली शाह साहब से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ है, वो मेरे टीचर थे लॉ कॉलेज के अंदर। सो उनसे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ख़ास तौर पे जो 1 मैन शो की बात उन्होंने की, ये हमेशा से हो रही थी। 184(3) के तहत हमने 2 प्राइम मिनिस्टर्स को, एक जो है वो नाअहल किया गया है इस मुल्क के अंदर। ये कभी कहीं किसी भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में, क्या ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि अब जहाँ आलम ये हो कि जो आने वाले चीफ जस्टिस साहब हैं, काजी फायज ईसा साहब, उन्होंने खुद बेंच की फॉर्मेशन और बेंच के बारे में सुओ मोटो के इख्तियारात जो हैं, जो खासतौर पर चीफ जस्टिस साहब इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर वो खुद रिटर्न, आपको याद है कुछ दिन पहले उन्होंने रजिस्ट्रार को ख़त भी लिखा जब उनके बेंच को जो है वो चेंज कर दिया गया था, उसके ऊपर भी उन्होंने लिखा कि ये गलत हो रहा है। फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई होती है उसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बहुत बहुत बड़े ऐसे सवालात उठे हैं कि जिनके ऊपर ये कहना कि मैं जवाब नहीं देता, मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ, ये मुनासिब नहीं है। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। जब आप पार्लियामेंट को जमहूरियत सिखाते हैं, जब आप सियासतदानों को जमहूरियत सिखाते हैं, और जब आप कहते हैं कि कलेक्टिव विजडम से फैसले होने चाहिए, जब आप कहते हैं कि कैबिनेट जो है वो फैसले करेगी, तमाम वज़ीर आज़म अकेला नहीं कर सकता, तो यहाँ आलम यह है कि जो आपसे रिक्वेस्ट की जाए
कि जनाब आली फुल कोर्ट बना दें, आप उसको एंटरटेन करना मुनासिब नहीं समझते। जब आपसे रिक्वेस्ट की जाए कि जनाब हमें इस बेंच पे एतबार नहीं है, इसको बदल दिया जाए, आप उसको सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। जब आपके साथी जजेस जो हैं वो कह रहे हैं, और ख़ासतौर पर जो लीगल मैटर्स ऐसे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं जिनकी सबकी कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने हैं पाकिस्तान ने, और वो भुगत रहे हैं। आज जो पाकिस्तानी क्राइसिस का हम शिकार हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा रोल है। और ये जो क्यों नहीं बिठाया जाता है सीनियर जजेस को, जो है वो अहम मामलात के अंदर क्यों फुल कोर्ट नहीं बनाए जाते। अब जो आज आपने जब इंट्रो में आपने बात की, आपने आईने पाकिस्तान की एक शिक का हवाला दिया, आपने कहा 90 डेज में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आईने पाकिस्तान ये भी तो कहता है कि जब इलेक्शंस होंगे तो इंटरिम गवर्नमेंट्स होंगी। आईने पाकिस्तान ये भी तो कहता है कि असम्बलियों की टर्म जो है वो 5 साल होनी चाहिए। और 2 असम्बलियाँ, जफरुल्लाह जमाली साहब की असम्बली और मंजूर भट्टू ने जब ये असम्बलियाँ तोड़ी, उनकी असम्बलियाँ रीइंस्टेट कर दी गई ये कहकर कि सीएम के पास एब्सोल्यूट इख्तियार नहीं होना चाहिए, उसके इख्तियारात पे कदगन होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर 63A की ऐसी डेफिनेशन, जो फिर छोड़ दें कि मैं क्या कहती हूँ, खुद जो है वो जज बैठे हुए जो डिसेंट नोट देते हुए कहते हैं रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां से ये मामला शुरू होता है। और एक तरफ आप 63A की डेफिनेशन आप ये करते हैं कि ये वोट माने नहीं जाएंगे, दूसरी तरफ आप परवेज इलाही को वो वोट डलवा के जो उसकी पार्टी के अंदर जो सरबराह कहता है कि नहीं, आप कहते हैं सरबराह की जो है डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए। आपके अपने अंडर क्या हो रहा है, आप खुद क्या कर रहे हैं। और मुझे आज हैरत हुई, मंदोकेल खाल साहब ने जो खुद उन्होंने कल रिटर्न साइन किया है उस फैसले के ऊपर, और उन्होंने कल ये कोर्ट के अंदर भी कहा कि पहले देख लें कि आप किस फैसले की इंप्लीमेंटेशन के लिए आए हैं। अली जफर साहब से कहा, आज वो कह रहे हैं हमारा अंदरूनी मामला है। नहीं सर, आपका अंदरूनी मामला नहीं है, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। पहले तो जो फैसला आपने दे दिया, दूसरी बात ये है कि ये अंदरूनी मामला कोई प्रोसीजरल मामला थोड़ी है कि आज जो है वो कोर्ट रूम में जो है या हमारी बार जो है, ये बात तो सही है। ये जो 4-3 है या 3-2 है, ये तो एक फैसला है जिससे पाकिस्तान की सियासत का रुख मुतय्यन हो रहा है, अंदरूनी मामला नहीं है। टोटली मुत्तफिक हूं साहबजादा आमिर रजा साहब, ये बहुत संजीदा किस्म की लड़ाई है। टूट गए अदारे इसके अंदर और बहुत कुछ और टूट सकता है। आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? नदीम भाई, अब जितना टाइम आपने अज़मा बयान को दिया उतना मुझे ज़रूर दीजिएगा। आपने 2 प्राइम मिनिस्टर ने जो 2 आज मौजूद थे उनका अहाता किया। पहला ये है, आपने गुज़श्ता 3 साल में अफवाज पाकिस्तान के हवाला से और जो अभी जनरल बाजवा साहब के हवाला से तनकीद की गई हमारी साइड से या PTI की साइड से, आपने उसका तज़किरा किया। लेकिन मैं आपसे उम्मीद रखूँगा कि जनरल जहांगीर करामत, जनरल आसिफ जंजुआ, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जनरल राहील शरीफ एंड सो जनरल्स, उनके बारे में जो कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहती रही है वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा ही रहना चाहिए। तो इदारों को मैलाइन करने में या पाकिस्तान के अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान की करैक्टर असैसिनेशन करने में हमसे बहुत बेहतर और अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड PMLN का है। दूसरी चीज़ रही जजिस के हवाला से, देखिए मैं आपको एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जिस दिन कासिम सूरी साहब की वर्डिक्ट आई थी और कासिम सूरी साहब ने जो फैसला दिया था, उस दिन जब अताब चीफ जस्टिस साहब ने अदालत में पहुंचे और ये तमाम जजेस बैठ गए, तो उस दिन तो दुनिया के अंदर वो सबसे मुनसिफ जज भी थे। उन्होंने आइन भी बहाल कर दिया, उन्होंने कानून भी बहाल कर दिया। ये नहीं होता कि जो फैसला आपको पसंद आए वो फैसला आइडियल होता है, जो आपको फैसला पसंद। मैं उनके उस वर्डिक्ट से जो उन्होंने उस वक्त कासिम सूरी साहब की रिवर्स करके मैं उससे इत्तफाक नहीं करता, लेकिन मैं अदालती फैसले का एहतराम करता हूँ। मैं उसके मेरिट्स पे क्रिटिसाइज कर सकता हूँ, लेकिन आई हैव टू टेक दैट डिसीजन कि मैं अपनी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को एडमिट करता हूं। देखिए प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है, ये अभी जो 9 बेंच, अच्छा आप इसके अंदर भी एक अजीब मजहब का खेज गुफ्तगू की जाती है कि 4-3 का है, बीइंग ए लॉ स्टूडेंट। अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब मेरे उस्ताद रहे हैं, मैंने उनसे पढ़ा हुआ है। मैं आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, 9 रुकनी बेंच बना, बेंच ने अपने फैसले में तहरीर किया कि 2 अफराद की राय चूंकि सो मोटो क्या उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी पहले जाहिर हो चुकी है, मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब की और दूसरे जज साहब की, उनको वो बेंच से अलहदा हो गए। फिर जिन 2 अफराद पर एतराज़ किया था, जिन्होंने एतराज़ किया था, जस्टिस याया अफरीदी साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, उन्होंने वो भी उस बेंच से अलहदा हो गए। अब मुझे इस और उन्होंने उस फैसले में उन्होंने खुद को रिक्यूज नहीं किया, रिक्यूज उन्होंने खुद को नहीं किया, सिर्फ रिक्यूज इजाजुल हसन साहब ने और ज़ाहिर अकबर साहब ने किया था। एक ब्रेक ले ले, ब्रेक की बाकी ब्रेक दोबारा शुरू करता हूँ आपसे वापसी पे। साहबजादा साहब ब्रेक ले लें। वेलकम बैक। साहबजादा साहब लास्ट सेगमेंट है, 1 मिनट में आप कोई हल तजवीज़ करें कि इस मुश्किल से निकलें कैसे?
नदीम साहब, मेरे नज़दीक इस मुश्किल का सिर्फ एक ही हल है, वो ये है कि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ एक तो इस चीज़ के ऊपर इत्तफाक़ राय कर लें कि हम जुडिशरी के मैटर्स के अंदर गुड कॉप बैड कॉप नहीं खेलेंगे और उनका जो भी फैसला आएगा जिस भी सूरत में आएगा उसको एक्सेप्ट करेंगे और जजेस को मुतनाज़ा नहीं करेंगे। और अपनी देखें, हमारी पाकिस्तान की जुडिशरी को और हमारे पॉलिटिशियंस को, हमारी गवर्नमेंट को, स्पेशली प्रेजेंट गवर्नमेंट को बैठने की ज़रूरत है। सो मोटो मैं समझता हूँ उसे कैटेगराइज करना चाहिए। जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उसके हवाले से एक तरीकाकार का तयन होना चाहिए, आपकी जो आइनी पटिशन्स हैं उसके हवाले से एक तरीकाकार का तयन होना चाहिए और यकीनन होना चाहिए। मैं आई डू एग्री टू दैट कि एक फ़र्द वाहिद के पास ये इख्तियार नहीं होना चाहिए, लेकिन सर हर चीज़ की जो टाइमिंग होती है वो बहुत मैटर करती है। अगर गवर्नमेंट इतनी उजलत के अंदर पहर कानून साजी स्टार्ट करती है तो दैट इज़ अ मेलाफाइड इंटेंशन। वो मेलाफाइड इंटेंशन तो आपको नजर आएगी, ये तो नहीं कि कल तक जब वो मलिक साहब बहुत सारी बातें जिससे पहले मुझे जवाब देना है। बात तो यह है कि एक तरफ जो है लास्ट मिनट है, प्लीज कोई हल तजवीज़ करें, दूसरी तरफ जो है, जी मैं आ रही हूँ, दूसरी तरफ जो है वो हमारी बातें इनको याद रहती हैं, जो खुद इमरान खान के पुराने स्टेटमेंट्स हैं वो उनको याद नहीं रहते। और फिर ये है कि ये जो इस वक्त हो रहा है ना, हसन न्याजी हो, अजहर मशवानी हो, इनको कोई वन व्हीलिंग करने पे तो पकड़ा नहीं गया होगा ना। जो इश्तियाल अंगेजी हसन न्याजी ने फैलाई है, हाफिज हो फलाना हो, उसको धमकियां दी हैं, वो किसको धमकियां दे रहे थे? जो बाहर एहतजाज कराए जा रहे हैं जिसमें उनकी तस्वीरों के साथ छोड़ दें, आसिम मुनीर साहब की तस्वीरों के साथ जो हो रहा है छोड़ा नहीं जा सकता। ये बात है कि ये फसाद का एक पैकेज है। एक मिनट, मैंने आपकी बात पूरी कर ली ना, बस करें सदादा साहब, ये मत किया करें, मेरे साथ ये मत किया करें। ये पूरा पैकेज है फसाद का, ये पूरा पैकेज है। करती हैं, ये आप करती हैं, मैंने तो सिर्फ एक छोटा सा लुकमा दिया। ये फसाद पे बिलीव करते हैं, ये जो है ये दहशतगर्दी करते हैं। ये पुलिस वालों के साथ जो ये देखिए ना, ये जो जिनके पे पर्चे, इनको बेईमाना पर्चे हो गए, तो जो बेईमाना हरकतें करते हैं, जो इमरान खान साहब जो है वो जो हल्लाशेरी देते हैं लोगों को, जो उनको दहशतगर्दी सिखाते हैं, उसके ऊपर कानून जो है उनकी शक्ल देखे, आई एम सॉरी, ये कानून के जो है इतने मामे नहीं बन सकते। कानून जो है वो हर किसी एक ही तरह का होगा। और ये मैं अपने दोनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ, लेकिन आप सब सियासतदानों से, अपने रहनुमाओं से दरख्वास्त करूंगा कि ये अजहर या हसन या कोई और ABCD को पकड़ के जेल में डाल के फ़ायदा नहीं होगा। पॉलिटिकल डायलॉग कर लें, इनको छोड़ दें, इनको अंदर डाल के मारेंगे भी आप फिर भी फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ नफरत फैलती है, बेयकीनी फैलती है, माशरे के अंदर मिसट्रस्ट डेवलप होता है। तो पॉलिटिकल डायलॉग कर लें, इमरान खान जो है बड़ेपन का मुजाहरा करें, उनकी ज़िद से फसाद तो हो सकता है और शहबाज शरीफ अटक के इक़्तिदार में बैठ नहीं सकते। तो पॉलिटिकल डायलॉग करके रास्ता निकाल लें पाकिस्तान का, और आप सबका इसी में भला। आज से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।